Hello students, today we are going to start a new chapter which is known as S-block elements। तो आज हम लोग S block elements को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और ये जो S block elements है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। किसी भी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सपोज इफ वी आर स्टडिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो नंबर वन क्वेश्चन व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, या कोई भी ब्लॉक के ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों डिफाइन होते हैं। तो सबसे सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये है आंसर कि किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट्स तब डिफाइन होते हैं जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एंटर करे। सपोज इफ वी आर सेइंग व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी कि एस ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है अगर उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में एंटर कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के क्या होंगे, पार्ट होंगे। सपोज एस में अगर एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो वो किसके पार्ट होंगे, एस ब्लॉक के। अगर डी सब शेल या ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो किसके पार्ट होंगे, डी ब्लॉक के। अगर इलेक्ट्रॉन पी सब शेल या पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वो किसके पार्ट होंगे, पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक के। बात सभी के समझ में आ गई है। चले, तो हम लोग जानते हैं, हमने सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला जो ग्रुप है हमारा वो क्या है, एल्कली मेटल्स, और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, इस चैप्टर में आगे इसको शॉर्ट में क्या यूज करूंगा, इसे मैं यूज करूंगा एल्कली मेटल्स और इसे मैं यूज करूंगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स जो है वो हमारा क्या हो गया, ग्रुप 1, और ग्रुप 2 हो गया हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स। यानी हमारे एल्कली मेटल्स जो है वो क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। दीज आर आवर एल्कली मेटल्स। नाउ ग्रुप 2 कंसिस्ट ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट रेडियम। So there are again 6 elements in this group. So S block element there are 12 elements, each 6 elements comprises in both the groups, group 1 and group 2, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium। cesium का जो स्पेलिंग है वो CAESIUM, cesium। फ्रेंशियम FRANCIUM, फ्रेंशियम है ये, ठीक है। ये स्ट्रोंशियम जो है हमारा STRONTIUM, स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो ये हमारे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। और ये मेटल्स हैं तो इनकी फिजिकल स्टेट हम लोगों को ऑलरेडी डिफाइन है कि ये सारे ही किस नेचर में होंगे, सॉलिड नेचर के होंगे। इनके सबकी स्टेट जो है वो सबकी स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगी। और एक बात तो कंफर्म है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सारे ही क्या है, हमारे मेटल्स हैं, तो हमने इसमें दिक्कत नहीं है कोई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो सबसे मेनली हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करना चाहते हैं। हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उन प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स होते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ चुके हैं और प्रीवियस स्टडी में भी, जो हमारी पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में काम में आएगी। ब्लॉक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पार्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बस उनको आपको अच्छे से एक बार और देखना है। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, उन एक्सेप्शंस को याद करते हुए चलना है, अच्छे से आगे बढ़ना है इस चैप्टर। ब्लॉक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें याद भी करना है, रेक्टिफिकेशन वाली भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको देख करके चलना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहली प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो क्या NS1 2 यानी कि एस ऑर्बिटल में एक से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक फिल करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारा ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल हो जाएगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारा ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल, याद रखें, ये जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एल्कली मेटल के लिए जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो हमारा NS1 हो जाएगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 हो जाएगा। यानी कि इसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहर वाली शेल में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फिल्ड है और ये हमारा क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। बात सभी के समझ में आ गई। अब इसी के बेसिस पर हम लोग हर एलिमेंट का एक जनरल आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अच्छा, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आप लोगों को कि ये जो रेडियम और फ्रेंशियम है, रेडियम एंड फ्रेंशियम, दीज 2 एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो हम लोग इनका स्टडी नहीं करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं फेरेंशियम और रेडियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, तो इनको स्टडी में हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ स्टडी कहाँ तक करेंगे, सीजियम की, क्योंकि इनकी जो स्टडी होती है वो टफ होती है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, लगातार अपने अंदर से रेज निकालते रहते हैं, तो वो उसकी स्टडी करने में थोड़ी सी दिक्कत देती है। और दूसरी बात, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं बहुत ट्रेसेस अमाउंट में मिलते हैं, इनका जो अमाउंट है नेचर में वो बहुत कम है, तो ट्रेसेस में मिलने के कारण इनकी स्टडी काफ़ी टिपिकल होती है। तो एक क्वेश्चन भी आएगा आगे एफ ब्लॉक में, हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई द स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर टिपिकल। तो हम लोग बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, इसलिए उनकी स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल है। पाउडर की फॉर्म में थोड़ा सा प्रेजेंट है, आपने सांस वगैरह ली तो उससे ही उड़ जाएगा, तो काफ़ी टिपिकल है उससे काम करना। खैर, तो एल्कली मेटल जो है हमारे वो क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, तो इन्हीं की स्टडी करनी है। हालांकि फ्रेंशियम भी, मगर फ्रेंशियम को हम लोग स्टडी में पार्ट में नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नेचर का है। अगला, एल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम तक ही हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो अब मैं पूछूं आपसे डायरेक्टली कि लिथियम का बताएं जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, जो पूरे एल्कली मेटल का है वही किसका होगा, लिथियम का होगा। अब हम लोग सिर्फ लिथियम के बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो हमें पता होना चाहिए लिथियम का पीरियड। तो पीरियड लिथियम का कितना है, सेकंड पीरियड, लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2s1। सिमिलर वे सोडियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1 और सीजियम का 6s1। यहाँ पर जो n है वो n की जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज़, वो डिपेंड कर रहा है इसके पीरियड नंबर पे। लिथियम का पीरियड सेकंड था तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s1 हो गया। सोडियम का पीरियड थर्ड था तो 3s1 हो गया। पोटेशियम का 4 था तो 4s1 हो गया। रुबिडियम का 5 था तो 5s1 हो गया। सीजियम का 6 था तो 6 है। सिमिलर वे हम लोग लिख सकते हैं बेरिलियम का कितना हो जाएगा हमारा, 2s2। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 3s2। कैल्शियम का 4s2, स्ट्रोंशियम का 5s2, बेरियम का 6s2। So these are the valence shell electronic configurations of alkali metals and alkaline earth metals. Now next property is atomic size. तो एटम के साइज के बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली एटम का साइज एटम की रेडियाई के बारे में बताता है, और इसकी हम लोग 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एटॉमिक साइज का हम लोग 2 टाइप से स्टडी करते हैं। एक तो लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में हम लोग मूव करते हैं, और हम लोग ये पहले ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि पीरियड में मूव करने पे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग इन अ पीरियड, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है हमारा, डिक्रीज करता है। और हम लोग बात कर रहे हैं ऑन मूविंग ग्रुप, और टॉप टू बॉटम जो हमारा एटम का साइज है वो क्या करता है, बढ़ता है। अब रीजन भी हम लोग जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहा है एटम का साइज क्यों घट रहा है। 2 टर्म हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। तो अगर हम लोग
कहें कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो शील्डिंग है वो पुअर हो रहा है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव वो डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या कर रहा है, घट रहा है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड हो जाएंगे, उसकी तरफ खिंचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या कर जाएगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। और मूविंग डाउन द ग्रुप एटम का साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और शेल के बढ़ने से एटम का साइज क्या करता है, हमारा बढ़ता है। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एल्कली मेटल्स में, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो ऑर्डर क्या होगा साइज का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी कि ये हमारा ऑर्डर हो गया साइज का। तो सबसे बड़ा जो साइज का एटम होगा वो हमारा सीजियम होगा, और सबसे छोटा जो होगा वो लिथियम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हमारा एटम का साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलर ट्रेंड फॉलो होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर बात करें एटम के साइज की, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। तो दिस विल बी द ऑर्डर और ट्रेंड इन एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और जनरली में पूछा जाता है यहाँ से कि हम लोग ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं और ग्रुप 2 को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर सुन लें। एल्कली आपने 10th और 9th स्टैंडर्ड में पहले भी पढ़ रखा है इस चीज़ को कि एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस, मतलब एक ऐसा बेस जो पानी में घुलने से बना है, यानी हमने किसी एलिमेंट को पानी में डिजोल्व किया है और उसके बाद हमें जो बेस फॉर्म हुआ है वहां पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली। ऑब्वियसली इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 1 को एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो मेटल्स हैं पानी में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, हम लोग जानते हैं। और वो जो हाइड्रोक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। सिमिलर वे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 2 की यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इन्हें हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो पहली बात, एल्कलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सेकंड कि अर्थ भी लगा हुआ है ना उनके नाम के आगे, तो अर्थ से क्लियरली पता लग रहा है हमें कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक नेचर के तो हैं, साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग टुगेदरली क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो बात समझ में आ गया क्यों हम लोग एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 को बोलते हैं और क्यों ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पानी में डिजोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, और उसके साथ साथ वो कहाँ मिलते हैं हमें, अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आगे एनसीईआरटी बुक में कि हम लोग एल्कली मेटल्स को नेचर में नहीं देखते हैं मगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो सोडियम पोटेशियम है ये पानी में अगर रखने पर भी क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, और खुले में भी आग पकड़ लेते हैं। तो कभी ये नेटिव फॉर्म में तो मिलती नहीं, ये ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम जो है वो NaCl की फॉर्म में मिलता है हमें, बहुत सारा जो सोडियम है वो NaCl से ही रिकवर किया जाता है। तो सोडियम जो है वो कंबाइंड फॉर्म में, किसके साथ, क्लोराइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है। तो जो एल्कली मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो एल्कली मेटल्स है वो अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट एटॉमिक साइज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज में हमारा एक क्वेश्चन है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ वी आर कंपेयरिंग द एटॉमिक साइज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर द सेम पीरियड, सेम पीरियड के लिए अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट या इन अ पीरियड, सेम पीरियड में एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली जो एल्कली मेटल्स का साइज है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो लिथियम है वो बेरिलियम से क्या होगा, बड़ा होगा, जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से बड़ा होगा, पोटेशियम जो है वो कैल्शियम से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज लगातार क्या करता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा एल्कली मेटल है वो सबसे बड़ा है, हमारा जो एल्कली मेटल है वो सबसे बड़ा हो गया पूरी पीरियोडिक टेबल में, मगर नहीं। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई।
तो यहाँ पर ये मेटल है तो इनमें कौन सा रेडियाई होगा, मेटेलिक रेडियाई। और हम लोगों ने वहाँ पर ऑर्डर भी पढ़ा था, सबसे बड़ा जो होता है वो वंडर वॉल रेडियाई होता है, फिर उसके बाद मेटेलिक रेडियाई, फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियाई। अब वंडर वॉल रेडियाई किस में होता है, नोबल गैसेस में होता है। तो पीरियड या पीरियड के लास्ट में नोबल गैसेस होती हैं। तो अगर हम लोग स्टडी करें तो पहले तीन पीरियड तक जो नोबल गैसेस का साइज है वो एल्कली मेटल के साइज से बड़ा होता है। नो डाउट अगर हम लोग छोड़ दें एल्कली मेटल को तो अगर हम लोग छोड़ दें नोबल गैसेस को तो एल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा है पीरियोडिक टेबल में, मगर स्टार्टिंग के 3 पीरियड में नोबल गैसेस का साइज एल्कली मेटल से ज्यादा है। यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करें लिथियम और हीलियम का साइज, लिथियम और नियॉन का साइज, तो किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली नियॉन का। लिथियम का क्या होगा, छोटा। स्टार्टिंग के 3 पीरियड तक ऐसा चलता है, फिर उसके बाद दोबारा से एल्कली मेटल्स का साइज क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो एक ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में और कुछ। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ डाटा है, डाटा के बेसिस पर हम लोग एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साइज को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें एक ट्रिक है, सभी ने ये देखी होगी पीरियोडिक टेबल में, सबसे छोटा जो साइज का होता है वो बेरिलियम होता है, फिर उसके बाद होता है हमारा लिथियम, देन हमारा मैग्नीशियम, फिर हमारा है सोडियम। यानी कि सबसे छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से हम लोग मूव किए, फिर उसके बाद किसका साइज आया, लिथियम, लिथियम से हम लोग मूव किए मैग्नीशियम, और फिर मैग्नीशियम से सोडियम। देन हम लोग आएंगे कहाँ पर, कैल्शियम पर। और ये एरोज याद रखें, ठीक है। फिर कैल्शियम से लगातार डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है, बढ़ता है, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बैक जाएंगे पोटेशियम, देन हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे और साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अगर हम लोग एटॉमिक साइज को देखें तो ये ट्रेंड रहता है। यानी सबसे छोटा हमारा बेरिलियम रह गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज क्या करेगा, घटेगा। और ऊपर के दोनों एलिमेंट्स ऑब्वियसली सबसे छोटे अपने ग्रुप में, तो इन दोनों में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बेरिलियम ही सबसे छोटा हो जाएगा। और बेस्ट है कि ये हम लोग एनसीईआरटी के डाटा बेस पे हमने बनाया है। तो ये एक साउथ पोल हो गया ये, और एक ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, एबव 2 एलिमेंट्स में क्या बना है, साउथ पोल, और जिसका एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बेरिलियम से। फिर उसके बाद यहाँ सोडियम से हम लोग डायरेक्ट कैल्शियम पर आए, फिर ये नॉर्थ पोल बन गया हमारा। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी हमने फिनिश कर लिया, किसका, एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है पहले ही कि जो प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किस पर, एटॉमिक साइज पर, कि एटम का साइज कैसा है इस पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। तो उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस टर्म से हम लोग पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा। मैं इसके ट्रेंड की बात कर लेता हूँ। अगर हम लोग बात करें ना पीरियड और लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो इन पीरियड एटम का साइज क्या कर रहा है, घट रहा है, तो साइज पर डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की निकालने की टेंडेंसी को ही तो बताता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कितनी एनर्जी देना है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो उस टेंडेंसी को अगर हम लोग बात करें साइज से देखें तो जिसका छोटा साइज होगा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा। तो और मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, बढ़ता है। और वहीं हम लोग बात करें ग्रुप में जाने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ग्रुप में जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा। यानी कि हमें अगर बात करें हम लोग एक एल्कली मेटल्स में, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्कली मेटल्स की। तो एल्कली मेटल्स में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लास्ट है हमारा सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे कम एनर्जी किसे देना पड़ेगी हमें, सीजियम को, इलेक्ट्रॉनिक। इवन सीजियम हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज़ करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहा हूँ,
ठीक है, इस बात को याद रखें। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहा हूँ तो हम लोग पहली ही आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ एल्कली सिमिलर ट्रेंड रहेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है। हम लोग लास्ट के 2 एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करेंगे, फ्रेंशियम और रेडियम, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। तो बेरिलियम सबसे छोटा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर हमें किसके, बेरियम को देना पड़ेगी, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया डाउन द ग्रुप मूव करने पर। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपली, अगर मैं कंपेयर करूं एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह रहा हूं तो मतलब पहली ही आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंपेयर करें अगर हम लोग पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इनमें से किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ क्या है? छोटा है। तो अगर हम लोग पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करें, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। नाउ इफ वी आर कंपेयरिंग द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, alkaline earth metals and alkali metals, ठीक है। if we are comparing the second ionization enthalpy of alkali metals and alkaline metals, so we have to look at datas first. Sodium, if it ionizes in Na positive, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1. Here its electronic configuration is 2s 2p6 3s0। एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यहाँ से S से आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन होगी वो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन होगी, और हमें अगर इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p6 3s0, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। यहाँ पर क्या हो गया? 2p5 3s0। सिमिलर वे अगर हम लोग अभी ये मैंने जो एग्जांपल लिया है वो मैंने एल्कली मेटल से लिया है। एल्कली मेटल की हम लोगों ने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख ली एक एग्जांपल लेकर के। सेकेंड हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं, तो कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कैल्शियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हमने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर गया, तो यहाँ पर कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन होगी? पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, इस बात को हम लोग जानते हैं अच्छे से। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने दिया यहाँ पर हम लोग Ca पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालने, यानी कि यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो 4s0 हो जाएगा, ऑब्वियसली 3p6। तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। नाउ इफ वी आर कंपेयरिंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विद द first ionization enthalpy of sodium with the first ionization enthalpy of calcium, so it is decided on the basis of size, यानी कि जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिसाइडेड हो गया किसके बेसिस पर? साइज के बेसिस पर। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो साइज पर डिपेंड करती है, सॉरी सेम नहीं है, साइज है, साइज पर डिपेंड करता है। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? 4s1 से, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो जो चीज़ पहले से ही स्टेबल है, जो चीज़ पहले से ही स्टेबल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि जो चीज़ पहले से स्टेबल नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? स्टेबल
नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल का एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का एल्कली मेटल के साथ, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा है, मगर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब कंपेयर कर रहे हैं तो एल्कली मेटल्स का एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अटेनमेंट हो रहा है। सभी लोगों की बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, अगला आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।